कैसे हैं आप सभी। कल हमारा जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1 था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 है, तो इसको लेकर हम लोग चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो आपके लिए एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना भी रहती है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। हालांकि इसके बारे में डिस्कस हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए, वैकल्पिक अर्थशास्त्र यानी जिसको आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक बोल सकते हैं, अर्थशास्त्र की एक शाखा है। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति यानी सकल घरेलू उत्पाद के मामले में पिछड़े रहने वाले देशों के उनकी गरीबी से छुटकारा दिलाने से संबंधित नीतियां और सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, तो विकास, जैसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं, संवृद्धि यानी ग्रोथ के प्रत्ययों में स्पष्ट अंतर करने वाली इस अर्थशास्त्र को वैकासिक या विकासवादी के बजाय आर्थिक संवृद्धि के अर्थशास्त्र के रूप में जो है करने पर जोर देते हैं, पेश करने के रूप में जोर देते हैं। हालांकि इसके अगर इतिहास की अगर आप बात करें, तो इसमें हुआ क्या था कि विलियम पिटी के वानिकवाद है ना, और एडम स्मिथ। मैं वानिकवाद की बात करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आती है। हालांकि मैं बता दूं कि 16वीं और 18वीं सदी में यूरोप में प्रचलित एक आर्थिक सिद्धांत तथा व्यवहार का नाम है, और इसके अंतर्गत राज्य की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्र की अर्थव्यवस्थाओं का जो है सरकारों द्वारा नियंत्रण का प्रोत्साहन मिला इसको। तो उस समय वानिकवाद और एडम स्मिथ के क्लासिकल अर्थशास्त्र में इसकी शुरुआती झलक मिलती है। हालांकि 18वीं सदी में स्मिथ और उनके साथियों ने आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को मानो जो हम बोल सकते हैं इतिहास के विभिन्न चरणों के जरिए समझने की कोशिश की थी। और इसके मुताबिक इस सबसे पहले आखेट यानी आधारित आदिम अवस्था थी, जिसका हम बोल सकते हैं कि विकास घुमंतु पशुपालन में हुआ। और तीसरे चरण में खेती के आधार पर आर्थिक संबंध बने, और अंत में हम यूँ बोल सकते हैं कि वाणिज्य और कारखाना उत्पादन की प्रक्रियाएं सामने आई। लेकिन एक बात आती है कि भाई इसका सिद्धांत क्या है, हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि वैकल्पिक अर्थशास्त्र इस मूल सिद्धांत पर आधारित है ना, कि अगर गरीब देशों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात निर्यात आधारित वाणिज्य और कारखाना उत्पादन का आधार मिल जाए तो उनका आर्थिक कल्याण संभव है ना। तो वैकल्पिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत दीर्घकालीन बचत, उसका निवेश और प्रौद्योगिकीय प्रगति की भूमिका के इर्द गिर्द सूत्रबद्ध होते हैं। इस लिहाज से आर्थिक विज्ञान की शाखा सैद्धांतिक और व्यवहारिक अर्थशास्त्र का मिला जुला रूप है। इसमें एक तरफ मुक्त व्यापार का रवैया अपनाते हुए बाजार के जरिए आर्थिक वृद्धि हासिल करने की कोशिश की जाती है ना। दूसरी ओर राष्ट्रीय सरकारों के हस्तक्षेप और आर्थिक निवेशन का सहारा लिया जाता है। इसका तीसरा पहलू है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाला हस्तक्षेप। तो इन संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और अन्य क्षेत्रीय ऋणदाता बैंक शामिल हैं। इसी मिली जुले रूप के कारण वैकल्पिक अर्थशास्त्र नियो क्लासिकल और मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों की आपसी टकराहट का अखाड़ा बना रहता है। तो नियो क्लासिकल तर्क गरीब देशों में बाजार की विफलता को उनकी कमजोरी का कारण बताते हैं। उसकी तरफ से सुझाव आता है कि इन देशों को अपनी देश शुल्क प्रणाली, जिसे हम बोल सकते हैं, विनिमय दरें और मौद्रिक प्रणालियों में परिवर्तन करने चाहिए ताकि बाजारों में सुधार हो सके। मार्क्सवादी रवैया अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूंजीवादी घोषणा को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के हाशिए पर रह जाने का कारण बताता है। तो यही है कि वैकल्पिक अर्थशास्त्र संबंधी लेखन में संतुलित वृद्धि की रणनीति जो है अपनाने, वृद्धि का प्रसार करने वाले ध्रुव और वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाली नीतियों की आग्रह की चर्चा, जिसे हम बोल सकते हैं कि है उसमें। तो अभी क्या है कि और मिलती भी है। तो लेकिन इस अर्थशास्त्र ने अर्थव्यवस्था में राज्य की संस्था के हस्तक्षेप के सवाल पर खाली बहस को जन्म दिया है। न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्र के पैरोकारों की मान्यता है कि विकासशील देशों की जिस पूंजी की जरूरत है वो उन्हें देशों में उत्पादन का कम लागत के कारण अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और इस सरकारों को इसलिए सरकारों को आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने की परेशानी में नहीं फंसना चाहिए। हस्तक्षेपकारी नीतियों के एक प्रमुख समर्थक पीटर बाउर ने पश्चिमी अफ्रीका और एशियाई अर्थव्यवस्था में अपनाए जाने वाले परंपरागत, जिसे हम बोल सकते हैं कि तौर तरीके के सकारात्मक पहलुओं को उदाहरण देते हुए दावा किया है कि आर्थिक मामलों में सरकार के नौकरशाहाना और दखलंदाजी से इन देशों के विकास पर विपरीत असर पड़ा है। तो हम लोगों ने ये देखा। और अगला जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वानिकवाद, है ना। तो वानिकवाद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। अब इसको वाणिज्यवाद भी बोला जाता है। तो देखिए, वाणिज्यवाद 16वीं से 18वीं सदी मैंने बता दिया कि यूरोप में प्रचलित एक आर्थिक सिद्धांत का नाम है। उस समय हुआ क्या था कि व्यापारिक क्रांति ने एक नवीन आर्थिक विचारधारा को उस समय जन्म दिया था।
हालांकि इसका प्रारंभ हम बोल सकते हैं कि 16वीं सदी में हुआ, और इसका जो नवीन आर्थिक यानी मॉडर्न इकोनॉमिक जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा को वाणिज्यवाद यानी वाणिज्यवाद या फिर व्यापारवाद कहा गया। फ्रांस में इस विचारधारा को कॉलबर्टवाद और जर्मनी में कैमरलीज में कहा गया। 1776 ईस्वी में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने भी अपने ग्रंथ द वेल्थ ऑफ नेशंस में इसका विवेचन किया है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि आप सबसे पहले तो समझिए कि भाई वाणिज्यवाद के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए सोने चांदी का संचय को लेकर हम लोग बात करते हैं। देखिए व्यापार वाणिज्य से धन की वृद्धि होगी, और यह धन सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी हैं बहुमूल्य रत्न के रूप में प्राप्त कर उनका संग्रह करना चाहिए। ये सब ना तो नाशवान है और ना ही परिवर्तनशील, तो वे हर समय और हर अवसर पर प्रचुर संपत्ति ही रहते हैं। तो स्वर्ण चांदी और रत्नों के भंडार राजशक्ति के प्रतीक हैं। इस बढ़ते हुए धन से युद्ध सामग्री प्राप्त कर देश में आंतरिक शांति और ब्राह्मण सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार वाणिज्यवाद सुरक्षात्मक है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्यवाद का आधार है, और देश में औद्योगिकरण का देश के बढ़ते उत्पादन के वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात करना आवश्यक हुआ तो राज्य के कुछ विशिष्ट उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंतर्राज्यीय व्यापार से धन प्राप्ति युद्धों में विजय का आधार है। वहीं हम बोल सकते हैं कि भाई अनुकूल और संतुलित व्यापार, देखिए व्यापार में पर्याप्त जो धन प्राप्त करने के जो विदेशों को अत्यधिक मात्रा में व्यापारिक माल बेचे या फिर विदेशों से अपने देश में न्यूनतम मात्रा में माल मंगाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि देश न्यूनतम आयात करे, अधिकतम निर्यात करे तभी कुछ होगा ना। देखिए इससे देश को निर्यात करने में बहुमूल्य धातुएं स्वर्ण और चांदी प्राप्त होगी। तो न्यूनतम आयात करने से विदेशों की बहुत कम धन बाहर भेजना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत को अनुकूल और संतुलित व्यापार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि पिछले साल भी आया था। आयात किए हुए माल और वस्तुओं की कीमतें निर्णय या फिर बोल सकते हैं निर्यात किए गए माल वस्तुओं की कीमतों से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो आयात और निर्यात में अनुकूल संतुलन होना चाहिए। तो इस प्रणाली को अपनाने से देश में अधिक उत्पादन होगा, अधिक मुद्रा प्रचलन में होगी और पूंजीवाद की प्रोत्साहन मिलेगी। तो देश आर्थिक दृष्टि से बलशाली होगा। औद्योगिक प्रतिबंध और व्यापारिक नियंत्रण जो है देश में उद्योग का व्यवसायों को राजकीय प्रोत्साहन देकर उनमें अधिकाधिक वृद्धि करने से कहीं अत्यधिक उत्पादन नहीं हो जाए। अत्यधिक उत्पादन से अनेक हानियाँ होती हैं, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, माल के उठाव का भाव का गिरना, है ना, और अर्थव्यवस्था का गड़बड़ाना। तो इसलिए उत्पादन को राज्य कानूनों से नियंत्रित करना पड़ता है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य को विशेष प्रोत्साहन देना पड़ता है। और इसी प्रकार आयात पर कर यानी टैक्स के रूप में नियंत्रण लगाना पड़ता है, जिससे कि माल अत्यधिक आयात उसकी न हो जाए। किन्हीं विशेष कंपनियों को ही आयात करने की सुविधा दी जाती है। इस औद्योगिक प्रतिबंध और व्यापारिक नियंत्रण इसे कहते हैं हम लोग। हालांकि अगला जो है नवीन व्यापारिक मंडियां या उपनिवेश आप जिसे बोल सकते हैं कि देश से बाहर भेजे जाने वाली तैयार वस्तुओं की खपत के लिए विदेशों में व्यापारिक मंडियों को प्राप्त करना, वहां से देश के उद्योग व्यवसाय के लिए कच्चा माल प्राप्त करना। ऐसी व्यापारिक मंडियां प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली राज्यों ने विदेशों में अपनी उपनिवेश बचाए, जहां राज्यों में बनी हुई वस्तुओं को सरलता से लाभप्रद दरों पर बेचा जा सकता था। और इन्हीं उपनिवेशों के बाजारों से कच्चा माल भी सरलता से सस्ते दामों पर खरीद कर देश में आयात किया जा सकता था। तो सस्ते दामों पर कच्चा माल उपलब्ध हो जाने से देश के कल और कारखानों और उद्योगों में कम लागत पर अधिक उत्पादन होगा और इससे देश की आर्थिक जो है अधिक आर्थिक लाभ होगा। तो इस प्रकार वाणिज्यवाद ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त किया। ये ध्यान दीजिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हम लोगों ने देखा। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे हम लोग को समझना है, अगला हमारा जो व्यवहारवाद अर्थशास्त्र है। हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं है, आप समझ जाओ इतना कि देखिए व्यवहारवाद जो अर्थशास्त्र होता है ना, इसको व्यवहारवादी अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। इससे ही संबंधित व्यवहारवादी नामक विषय व्यक्तियों तथा संस्थाओं के आर्थिक निर्णयों पर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक घटकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि भाई क्यों महत्वपूर्ण है व्यवहार अर्थशास्त्र। ये भी बहुत कभी कभी लोगों ने पूछा है और एग्जाम में आई भी है। देखिए अर्थशास्त्र का मनोविज्ञान क्या है, समझिए। क्यों एक व्यक्ति विरासत में मिली अकूत संपत्तियों को खाकर सड़क पर आ जाता है, दूसरा विरासत में कुछ भी न मिलने के बावजूद करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर देता है, तो युवा अवस्था में लाखों कमाने वाला व्यक्ति क्यों बुढ़ापे में ठेले का मोहताज हो जाता है। तो व्यवहार अर्थशास्त्र इन सभी सवालों का उत्तर प्रस्तुत करता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए कि व्यवहार अर्थशास्त्र के माध्यम से थेलर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इस पारंपरिक धारणा को सफलतापूर्वक चुनौती दी है।
लोगों का आर्थिक व्यवहार तर्क और सिद्धांतों से बंधा होता है। अपने शोध के जरिए उन्होंने यह साबित किया कि लोगों को अपनी धारणाओं का, नैतिकता संबंधी उनकी मान्यताओं का, उनकी अपनी ज़रूरतों, सुविधा वगैरह का अनेक आर्थिक फैसले पर खासा असर पड़ता है। इसी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरित अर्थव्यवस्था, जिसे आपको समझना होगा। तो ये थोड़ा सा समझने लायक है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछी भी जाती है और आपको मालूम ही होगा बाय एंड लार्ज, मोटा मोटी हरित अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। और अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, पर्यावरण जोखिम और पारिस्थितिक इसमें कमी, अगर ऐसा है तो ये हरित अर्थव्यवस्था है। तो उद्देश्य इसका क्या होता है, देखिए इसको जो सतत विकास और जिसको पर्यावरण के अपमानजनक के बिना, पर्यावरण को बिना डिस्ट्रॉय किए सतत विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो उसको हरित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और ये पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के साथ निकटता से संबंधित है, लेकिन इसमें राजनीतिक रूप से अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि 2019 में यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल जो हम बोल सकते हैं प्रोग्राम जिसको हम बोल सकते हैं, तो ग्रीन इकोनॉमिक उनका जो था उसमें रिपोर्ट में ये बोला गया था कि हरे होने के लिए एक अर्थव्यवस्था को न केवल कुशल होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वैश्विक और देश स्तर के इक्विटी आयामों को पहचानना कि क्या क्या हमारे यहाँ जो है सोर्सेस हैं इन्वायरमेंट को, जैसे कहीं पे फॉरेस्ट हो गया, और सबको एक जगह आपको पाना, मतलब एक लिस्ट बना के रखें कहाँ पे क्या किस तरीके का इन्वायरमेंट का हमारे यहाँ प्रेजेंस है, किस तरीके का फॉरेस्ट कहाँ पे है, किन किन प्रकार के एनिमल्स हैं, ये सब सारी चीज़ों का जिसे हम बोल सकते हैं ओवरऑल एक लिस्ट रखना, एक इक्विटी आयामों को पहचानना। तो विशेष रूप से एक अर्थव्यवस्था में जस्ट ट्रांजिशन का आश्वासन देना, है ना। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने सिर्फ ये पूछा कि भाई ये जस्ट ट्रांजिशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए यह निम्न कार्बन संसाधन कुशल और सामाजिक रूप से समावेशी है। तो अभी ध्यान देना है कि आपने कभी कभी देखा भी होगा कि ग्रीन अर्थशास्त्र सीथिल के किसी भी सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया। सीथिल एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनके बारे में उतना हमें जानना नहीं है। अर्थशास्त्र जिसके द्वारा एक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पारिस्थितिक तंत्र जिसमें यह के बाद के रहता है और के घटक माना जाता है। ठीक है, समझिए आप इस चीज़ को। कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो हरित अर्थशास्त्र को अधिक पूंजीपति या फिर हम बोल सकते हैं अधिक स्थापित स्कूलों की एक शाखा या उप क्षेत्र के रूप में देखते हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए इसे शास्त्रीय अर्थशास्त्र के रूप में माना जाता है। कार्ल बार्केट ने 6 मुख्य क्षेत्रों के आधार पर हरित अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया। पहला नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, हरी इमारतें यानी ग्रीन जिसे हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्थायी परिवहन यानी स्टेबल ट्रांसपोर्टेशन, जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन यानी सीवेज मैनेजमेंट, भू प्रबंधन यानी जिसे बोल सकते हैं जियोग्राफिकल मैनेजमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि इसका परिभाषा क्या हुआ। मतलब इन सारे चीज़ों को मेंटेन कीजिए, सिर्फ आप इकोनॉमी को बढ़ाने में न रहे। बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जो खूब इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं कि सारी हरित क्रांति, ये सॉरी फॉर दैट, हरित इकोनॉमिक यानी हरित अर्थशास्त्र हमारा बर्बाद हो रहा है ना, और हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं। तो ऐसी इकोनॉमिक एक हेल्दी इकोनॉमिक कंट्री नहीं कहलाती है। हेल्दी इकोनॉमिक मतलब क्या हुआ कि आप इन्वायरमेंट को बिना बर्बाद किए आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक के पार्ट को बर्बाद किए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ कंट्री में क्या है कि एक सेक्शन को ऊपर उठाती है और दूसरी को बर्बाद करते हैं। हालांकि वो इकोनॉमिक में अच्छे होते हैं लेकिन एक हेल्दी इकोनॉमी नहीं होते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें लॉस ही होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग जो है हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इन्फ्लेशन। क्या होगा? इन्फ्लेशन। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। चलिए इसी के साथ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।